नमस्कार दोस्तों, आरकेएन एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें जिससे आने वाली अपडेट आपको समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों, आज हम सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया की सिंधु सभ्यता दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी। गार्डन चाइल्ड ने इसे नगरीय क्रांति कहा। जो सिंधु सभ्यता थी वो दक्षिण एशिया की प्रथम नगरीय सभ्यता थी और गार्डन चाइल्ड ने इसे क्या कहा? नगरीय क्रांति कहा। हड़प्पा सभ्यता में जो नगरों का निर्माण और जल निकास प्रणाली यहां की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। यानी कि जो नगर योजना और जल निकास प्रणाली दोनों ही यहां की सबसे प्रभावशाली विशेषता थी। किसकी? सिंधु सभ्यता की। और हड़प्पा में जो नगरों का निर्माण हुआ था, हड़प्पा सभ्यता में या सिंधु घाटी सभ्यता में नगरों का निर्माण किस पर हुआ था? जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम। जाल पद्धति या ग्रिड सिस्टम पर हुआ था। किसका निर्माण? सिंधुकालीन सभ्यता में जो नगरों का निर्माण हुआ था वो जाल पद्धति पर हुआ था तथा शतरंज की बिसात पर आधारित था। ऐसा लगता था जैसे शतरंज की बिसात हो। चेस बोर्ड शतरंज की बिसात जैसा दिखता था, चेस बोर्ड जैसा। तो नगरों का निर्माण जाल पद्धति पर हुआ जो कि चेस बोर्ड जैसा दिखता था, चेस बोर्ड पर आधारित था। अब दोस्तों, मैंने पहले ही बताया था कि यहां पर जो नगरों का निर्माण था वह दो भागों में विभाजित था। यह पश्चिमी भाग, यह पूर्वी भाग। पश्चिमी भाग को पश्चिमी टीला या गढ़ी या दुर्ग कहा जाता था। पश्चिमी भाग को क्या कहा जाता था? गढ़ी या दुर्ग या पूर्वी टीला, सॉरी पश्चिमी टीला या पश्चिमी टीला, गढ़ी या दुर्ग। इसे पूर्वी टीला या नगरीय टीला कहा जाता था। इसे पूर्वी टीला या नगरीय टीला कहा जाता था या निचला नगर कहा जाता था। निचला नगर कहा जाता था। और जो पश्चिमी टीला है जिसे दुर्ग या गढ़ी कहा जाता था, यह थोड़ा सा ऊंचा था। किसकी तुलना में? पूर्वी टीले की तुलना में। जो पश्चिमी टीला है, जो गढ़ी या दुर्ग था, वह पूर्वी टीले की तुलना में थोड़ा सा ऊंचा था। और यहां पर जो प्रमुख व्यक्ति रहते थे और प्रशासनिक भवन भी यहीं पर थे। कहां पर? पश्चिमी टीले पर। पूर्वी टीले में सामान्य लोग रहते थे। सामान्य नागरिक
रहते थे। कहां पर? पूर्वी टीले में। और दोस्तों मैंने बताया था पहले भी कि जो दुर्ग है वो एक रक्षा प्राचीर से ढका हुआ है। अधिकतर स्थानों पर यह जो दुर्ग है रक्षा प्राचीर से ढका हुआ है, लेकिन इसके भी कुछ अपवाद हैं। जो रक्षा प्राचीर जो दुर्ग है जो रक्षा प्राचीर से ढका हुआ है, चारों तरफ रक्षा प्राचीर है, वो कालीबंगा हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में, हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में क्या है, सिर्फ दुर्ग की किलेबंदी की गई है और नगरीय टीले जो है या निचला नगर है उसका दुर्गीकरण नहीं किया गया है। कहां पर? हड़प्पा व मोहनजोदड़ो में। लेकिन कालीबंगा में दुर्ग का भी दुर्गीकरण किया गया है, दुर्ग पर भी प्राचीर है और निचले नगर का भी दुर्गीकरण किया गया है। वो कौन सी जगह है? कालीबंगा, पहले ही मैंने बताई थी। और एक ही प्राचीर से दुर्ग भी ढका हुआ है और निचला नगर भी ढका हुआ है, यानी कि दोनों का एक साथ दुर्गीकरण कर दिया गया है। वो कहां पर है? लोथल व सुरकोटड़ा। सुरकोटड़ा में क्या है कि दोनों जो दुर्ग है या गढ़ी है और नगरीय टीला निचले नगर का एक साथ दुर्गीकरण कर दिया, जबकि चहूंदड़ो में नगरों का दुर्गीकरण नहीं मिलता या वहां पर किसी प्रकार की प्राचीर के उदाहरण हमें नहीं मिलते। वो कौन सी जगह है? चहूंदड़ो। तो दोस्तों दुर्ग का दुर्गीकरण कौन सी जगह पर किया गया था? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। दुर्ग और निचले नगर को अलग अलग दुर्गीकरण कौन सी जगह किया पर मतलब किस जगह पर किया गया था? कालीबंगा पर। और एक साथ दुर्ग का और निचले नगर का जो दुर्गीकरण किया गया था वो लोथल और सुरकोटड़ा में किया गया था और चहूंदड़ो में दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं पाए गए। सुरकोटड़ा में दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं पाए गए। कहां पर? वो चहूंदड़ो में दुर्गीकरण के साक्ष्य नहीं पाए गए, जबकि लोथल व सुरकोटड़ा में एक साथ दुर्गीकरण किया गया था। अब दोस्तों हम नगरीय टीले की बात कर लेते हैं या पूर्वी टीले की बात कर लेते हैं। निचला नगर, तो मैंने पहले बताया था कि यह गृह पद्धति पर आधारित था और इसके चारों तरफ सड़कों का जाल बिछा हुआ था। मतलब ऐसा लगता था जैसे शतरंज की कोई बिसात हो, चेस बोर्ड हो, इस तरह का होता था। अब यहां पर क्या होते थे? आवासीय भवन होते थे। तो पहले हम आवासीय भवनों की चर्चा कर लेते हैं। तो
दोस्तों, ये आपका नगर है और मैंने पहले बताया था अभी अभी कि यहां पर सड़कों का जाल बिछा हुआ था इस तरह। और यहां पर जैसे यह एक मकान है, यहां पर यह एक मकान है और जो मकान है वह क्या है, जो दूसरा मकान है उसमें जगह छोड़कर बनाया जाता था। यानी कि जो एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं थे मकान, उनके बीच में गलियां होती थी। दो मकानों के बीच में क्या होता था, गलियां होती थी। और गली की जो सड़क है वो क्या है, नगर की सड़क से मिलती थी और नगर की सड़क मुख्य सड़क से मिलती थी। तो दोस्तों, हम आवासीय भवनों की बात कर रहे थे और यहां पर क्या है, जो दरवाजे होते थे वो कहां पर होते थे, गलियों की तरफ। जैसे ये मकान है तो और ये गली है, तो गलियों की तरफ मकान होते थे। क्योंकि ऐसा लगता है शोरगुल की वजह से ये क्या है, अपने दरवाजे कहां पर रखते थे, गलियों की तरफ रखते थे। किसकी वजह से, शोरगुल की वजह से। और दरवाजे सीधे नहीं होते थे, यहां पर एक दीवार लगाई जाती थी दरवाजे के सामने, जिससे सामने निकलने वाला व्यक्ति अंदर की चीजों को देख ना सके, अंदर के क्रियाकलापों को देख ना सके। और जो रास्ता होता था थोड़ा सा मुड़कर होता था इस तरह। जो रास्ता जो होता था वो कैसा होता था, इस तरह होता था, दोनों तरफ रास्ता होता था। लेकिन जो गेट के सामने कोई दीवार लगा दी जाती थी और फिर अंदर घुसते ही यहां पर एक आंगन होता था। और आंगन प्रत्येक घर में होता था। और यहां पर क्या है, आंगन में क्या है, खाना बनाया जाता था मुख्य रूप से चूल्हे पर। और यहां पर हमें सीढ़ियां मिली हैं। इसका मतलब है कि जो मकान है वो एक मंजिल से ज्यादा के होते थे, एक मंजिल से ज्यादा के भवन होते थे, आवासीय भवन या घर होते थे। इसके अलावा यहां पर क्या होता था, एक रसोई घर होती थी और शौचालय होते थे। अधिकतर जो हड़प्पा के अधिकतर घरों में शौचालय मिले हैं। और जो शौचालय होते थे वो गली के पास होते थे। यानी यहां पर जो शौचालय होते थे वो स्नान घर और जो गली है उसके मध्य में होते थे। स्नान घर और गली के मध्य में होती थी। दोस्तों, जो मकान जो होते थे मुख्य रूप से पक्की ईंटों के बने होते थे। यानी कि मकानों में मुख्य रूप से किसका प्रयोग होता था, पक्की ईंटों का प्रयोग होता था। और ईंटों का जो प्रयोग होता था वो ईंटों की जो जोड़ाई का कार्य होता था वह इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर होता था। यानी कि पहले लंबाई में ईंट लगाई जाती थी और फिर चौड़ाई में ईंट लगाई जाती थी। पहले लंबाई में ईंट लगाई जाती थी और फिर चौड़ाई में ईंट लगाई जाती थी, जिससे भार सहन करने की शक्ति अधिक होती थी इससे। तो यहां पर जो ईंट है वो इंग्लिश बॉन्ड पद्धति पर जुड़ाई की जाती थी। और ईंट की जो लंबाई होती थी, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, वो 4:2:1 होती थी। यानी कि जो
ऊंचाई होती थी उसकी दुगनी चौड़ाई होती थी और चौड़ाई की दुगनी लंबाई होती थी। यानी 4:2:1 में ईंटें होती थी। और भवनों में सामान्यतः 7x14x21 यानी कि 7 मीटर, वो 7 सेंटीमीटर ऊंची, 14 सेंटीमीटर चौड़ी तथा 21 सेंटीमीटर लंबी ईंटों का सामान्यतः प्रयोग होता था। सामान्यतः 7x14x21 जो सेंटीमीटर है, उन ईंटों का प्रयोग यहां पर होता था। इसके अलावा जो व्यवहार में ईंट लाई जाती थी वो 7x14x21 है तथा सबसे बड़ी ईंट कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो से। सबसे बड़ी जो ईंट मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। वह 51.43 गुणा 26.27 गुणा 6.35 तो सेंटीमीटर। तो 51.43 सेंटीमीटर लंबी थी, 26.27 सेंटीमीटर चौड़ी थी तथा 6.35 मीटर ये कैसी थी? ऊंची। तथा प्राचीर में प्रयोग की जाने वाली ईंटों का आकार होता था 40 सेंटीमीटर लंबी, 20 सेंटीमीटर चौड़ी व 10 सेंटीमीटर ऊंची ईंटों का प्रयोग होता था। तो सामान्यतः कैसी ईंटों का प्रयोग होता था? 7x14x21 सेंटीमीटर तथा मोहनजोदड़ो से 51.43 गुणा 26.27 गुणा 6.35 सेंटीमीटर ईंट मिली है तथा प्राचीरों में 40x20x10 सेंटीमीटर ईंट का प्रयोग यहां पर होता था। तथा अलंकृत ईंट, फर्श पर अलंकृत ईंट का प्रयोग कहां पर हुआ है दोस्तों? पहले ही मैंने बताया था, कालीबंगा में। कालीबंगा में अलंकृत ईंट का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा जो एल प्रकार की जो ईंट है उसका प्रयोग कहां पर होता था? एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग कोने में होता था। टी प्रकार की ईंट का प्रयोग सीढ़ियों में होता था। सीढ़ियां बनाने में टी प्रकार की ईंटों का प्रयोग यहां पर होता था। तथा नोकदार ईंटों का प्रयोग कुओं में होता था। नोकदार ईंटों का प्रयोग दोस्तों कहां पर होता था? कुएं में। तथा कच्ची ईंटों का प्रयोग जो रक्षा प्राचीर बनाई जाती थी उसमें होता था, चबूतरा बनाने में होता था, बस सड़क बनाने में
कच्ची ईंटों का प्रयोग होता था। तो एल प्रकार की ईंटों का प्रयोग कोने में होता था, टी प्रकार की ईंटों का प्रयोग सीढ़ियों में होता था, नोकदार ईंटों का प्रयोग कुओं में होता था, और कच्ची ईंटों का प्रयोग रक्षा प्राचीर, चबूतरा या सड़क बनाने में होता था। अब दोस्तों, सिंधु कालीन सभ्यता के हर घर में, अधिकतर घरों में क्या मिले हैं? कुएं मिले हैं। अधिकतर घरों में यहां पर क्या मिले हैं? कुएं मिले हैं, जो कि अंडाकार या वृत्ताकार होती थी। जो कुएं जो होते थे वह अंडाकार या वृत्ताकार होते थे, और इससे क्या होता था कि यहां पर ये क्या है, स्नान के लिए व अन्य कार्यों के लिए इन कुओं का सिंधु सभ्यता के लोग उपयोग करते थे। इसके अलावा दोस्तों, सड़क मैंने बताई थी, जो सड़क है वह कच्ची ईंटों की बनी होती थी। सड़क कैसी बनी होती थी? कच्ची ईंटों की बनी होती थी। इसका अपवाद है कालीबंगा। यह कालीबंगा में एक जगह क्या है, सड़क को पक्का करने के साक्ष्य पाए गए। क्या है? सड़क को पक्का करने के साक्ष्य कहां पर पाए गए? कालीबंगा में पाए गए। और मैंने बताया था कि जो सड़कें थी वह एक समकोण पर एक दूसरे को काटती थी, और यह जो होता था यह एक मुख्य सड़क होती थी, जिसे क्या कहा जाता था? राजपथ या प्रथम सड़क। जिस चौराहे पर क्या है, सारी सड़कें मिलती थी उसे राजपथ या प्रथम सड़क कहा जाता था। और सबसे बड़ा जो राजपथ मिला है वह मोहनजोदड़ो से मिला है। सबसे बड़ा जो राजपथ मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, करीब 10 मीटर चौड़ा मिला है। जो दोस्तों, जो गली की सड़कें हैं, गली की जो सड़कें हैं वह क्या है, जो नगर की सड़क से मिलती थी, और नगर की सड़कें मुख्य सड़क से मिलती थी। यानी कि जो गली की सड़कें हैं वह जो नगर की सड़क से मिलती थी, और नगर की सड़क मुख्य सड़क से मिलती थी। और जो सहायक सड़कें होती थी, यानी कि जो नगर की सड़कें होती थी वह करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी, और जिस जगह पर वह मुख्य सड़क से मिलती थी, कौन सी? सहायक सड़कें या नगर की सड़कें जिस जगह पर वो मिलती थी उसे क्या कहा गया? ऑक्सफोर्ड सर्कस। ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। यानी कि जो सहायक सड़कें हैं वो करीब 3 मीटर चौड़ी होती थी, और जिस जगह पर वो मिलती थी उसे ऑक्सफोर्ड सर्कस कहा गया। अब है दोस्तों नाली प्रबंधन। जो कि सिंधु सभ्यता की बहुत प्रमुख विशेषता थी। यानी कि इतना सुंदर जो प्रबंध सिंधु सभ्यता में देखा गया है नाली प्रबंधन का, और कहीं नहीं देखा गया।
18वीं शताब्दी तक ऐसी व्यवस्था लंदन व पेरिस में भी नहीं थी जितनी सिंधु घाटी सभ्यता में थी। जल निकास प्रणाली यहां की क्या थी? अद्वितीय विशेषता। नाली जो निकास प्रणाली है, नाली प्रबंधन है, जो अद्वितीय विशेषता थी। और नालियों का निर्माण किससे होता था? पक्की ईंटों से। सिंधु सभ्यता में नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से होता था, लेकिन कुछ अपवाद भी देखे गए हैं। जो कालीबंगा में नाली का निर्माण लकड़ी से होता था, यानी लकड़ी की नाली के प्रमाण कहां से मिले हैं? कालीबंगा से यहां पर मिले हैं। जबकि चहूदड़ों से जो मिट्टी को पकाकर पाइप की नाली बनाई जाती थी, क्या था? चहूदड़ों से मिट्टी को पकाकर क्या मिली है? मिट्टी को पकाकर क्या बनाया जाता है? पाइप की नाली। कहां से बनाई जाती थी? कहां बनाई जाती थी? चहूद। इसके अलावा जो घरों में क्या है, छोटी नालियां होती थी, और जैसे रसोई घर का पानी या फिर स्नान गृह का पानी, जो सारा पानी इकट्ठा होकर गलियों की नाली में जाता था। गलियों की नाली से निकलकर वो नगर की नाली में जाता था, और नगर की नाली से जुड़कर वह मुख्य नाली में चला जाता था। इस तरह की यहां पर विशेषता थी। इसके अलावा जो सड़कें होती थी, उनके किनारे पर क्या होता था कि जगह जगह क्या है, कचरा पात्र रखे जाते थे या गड्ढे खोद दिए जाते थे। वहां पर क्या है, लोग अपना कचरा क्या है, डालते थे। तो ऐसी व्यवस्था कहीं पर भी क्या है, एक अच्छी व्यवस्था थी, जो कि उस सभ्यता के समकालीन सभ्यताओं में ऐसी व्यवस्था नहीं देखी गई। हो सकता है यहां पर नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी, नगर पालिका जैसी कोई संस्था रही होगी। नगर जो अन्नागार मिले हैं वो मुख्य रूप से कहां मिले हैं? मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, हड़प्पा व लोथल में क्या मिले हैं? हमें अन्नागार मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के अन्नागार थोड़े से इनकी बजाय बड़े हैं। और लोथल से क्या मिला है? लकड़ी का अन्नागार। लोथल से लकड़ी का अन्नागार मिला है। तो हड़प्पा का अन्नागार कैसा था? हड़प्पा का जो अन्नागार था वह किले के बाहर था। एक बात और दोस्तों, कि जो अन्नागार जो होते थे वह दुर्ग के बाहर व नदी के तट पर होते थे। लेकिन अपवाद मोहनजोदड़ो में किले के अंदर मिले हैं। क्या मिले है? अन्नागार। तो हड़प्पा में जो अन्नागार मिला है वो रावी नदी के तट पर मिला है। और यहां पर जो अन्नागार था वह 6-6 की 2 इकाइयों में बटा हुआ था, यानी कि एक चबूतरे के ऊपर था
करीब 6 अन्नागार एक तरफ थे और 6 अन्नागार एक तरफ, इस तरह की व्यवस्था थी। और इनके बीच में 7 मीटर चौड़ाई थी। 2 अन्नागारों के बीच में क्या है कि 12 अन्नागार थे जो 6-6 की संख्या में बटे हुए थे, और इनके बीच में क्या था, 7 मीटर चौड़ाई का रास्ता था, और ये रावी नदी के तट पर स्थित थे। इसके अलावा जो प्रत्येक अन्नागार है वह 15.2 मीटर लंबा व 16.1 मीटर चौड़ा था। यानी कि एक अन्नागार का आकार क्या था, 15.2 गुणा 16.1 था, तथा इसकी जो कुल आकार था वह 2900 वर्ग मीटर था। जो अन्नागार का जो कुल आकार था वो क्या था, 2900 वर्ग मीटर था। व्हीलर ने हड़प्पा के अन्नागार को क्या संज्ञा दी, शस्यागार परिसर की। व्हीलर ने क्या किया कि जो हड़प्पा का जो अन्नागार था उसको किस चीज की संज्ञा दी, शस्यागार परिसर की संज्ञा दी।